हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट लूप बाय यूजिंग जंप इंस्ट्रक्शन। इसके पहले जो हमने प्रोग्राम देखे थे ना, वो एक प्रकार के सिलेक्शन प्रोग्राम थे। वहाँ पे हम पता है क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यानी गाइस इंस्ट्रक्शन को या तो स्किप कर रहे थे या तो सिलेक्ट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू हमारे प्रोग्राम के हिसाब से। और उसके पहले हमने अर्लियर जो प्रोग्राम देखे थे ना, वो एक प्रकार के सिक्वेंशियल प्रोग्राम थे यानी कि लीनियर प्रोग्राम थे। वहाँ पे प्रोग्राम का फ्लो वगैरह चेंज नहीं हो रहा था। तो प्रोग्रामिंग के टाइप होते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग होती है, सिलेक्शन प्रोग्रामिंग होती है और तीसरी होती है इटरेशन प्रोग्रामिंग, उसी को बोलते हैं लूप प्रोग्रामिंग। तो लूप वाले प्रोग्रामिंग में क्या होता है, पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पर्टिकुलर स्टेटमेंट होते हैं, उसे प्रोग्राम के डिमांड के हिसाब से आपको उसे रिपीट करना पड़ता है। अगर आपको पर्टिकुलर स्टेटमेंट रिपीट करने हैं प्रोग्राम के अंदर तो आपको लूप स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ता है। हमने इसके पहले C++ पढ़ा है तो आपको बिल्कुल गाइस लूप के बारे में नॉलेज है। तो वैसे ही लूप हमें ALP में क्रिएट करने हैं। तो क्यों ना सबसे पहले डेफिनेशन देखी जाए। ए लूप इज अ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। अगर आपको पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस को रिपीट करना है, अब कभी कभी सिंगल इंस्ट्रक्शन को भी रिपीट करना पड़ सकता है, कभी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्डिंग लिखी है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। और C++ में इंस्ट्रक्शन की जगह स्टेटमेंट होते हैं। वैसे भी स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन गाइस एक ही चीज होती है। C++ में स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है, तो ALP वाले प्रोग्राम्स में उसे इंस्ट्रक्शन से नाम से जाना जाता है। बट खास बात क्या है गाइस, पता है ये कब तक रिपीट होता है, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। हम स्ट्रक्चर में जो कंडीशन बनाते हैं जब तक वो ट्रू रहेंगी तभी वो स्टेटमेंट तभी वो इंस्ट्रक्शन रिपीट होते रहते हैं। और कभी ना कभी वो कंडीशन फॉल्स होती ही है और तब जाके हमारा वो लूप टर्मिनेट होता है। अगर कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं हुई तो हमारा लूप फॉरएवर चलता रहेगा और वैसे प्रोग्रामिंग हमें नहीं करनी है। तो ALP के लूप की तरफ बढ़ने से पहले क्यों ना C++ में कौन से लूप है वो डिस्कस किया जाए। C++ में गाइस रेडीमेड स्ट्रक्चर ही अवेलेबल होते हैं, जैसे कि व्हाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है। इनका यूज करके हम लूप वाले स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनका सिंटैक्स फॉलो करते हैं और वो बॉडी ऑफ लूप जो होता है प्रोग्राम के अंदर वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। ALP में ऐसा कोई डायरेक्ट टूल हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। अगर आपको लूप बनाना है तो आपको जंप इंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ता है। इवन सिलेक्शन के प्रोग्राम में भी हमने जंप इंस्ट्रक्शन यूज किया था और लूप वाले प्रोग्राम में भी आपको जंप इंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पूरे लूप डिस्कस नहीं करने वाले C++ के। जो ALP का जो हमारा लूप होता है ना गाइज, ये इस लूप से इंस्पायर है। किससे पता है गाइज? डू व्हाइल से। तो क्यों ना डू व्हाइल का थोड़ा सा सिंटेक्स स्टडी कर लिया जाए। तो आपको तो पता ही है, अगर आपको लूप चलाना है तो आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। उस वेरिएबल को बोलते हैं लूप वेरिएबल बोलते हैं, इंडेक्स वेरिएबल बोलते हैं और सिंपली एक सिंपल सा उसे नाम है काउंटर करके। तो उस वेरिएबल का सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होना चाहिए। तो ALP वाले प्रोग्रामिंग में भी उसका इनिशियलाइजेशन होता है। कैसे होता है वो थोड़ी देर में हम देखेंगे। तो पहला सिंटैक्स है इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप वेरिएबल और उसी को हम कहेंगे काउंटर ALP में। वैसे काउंटर ये वर्ड हमने डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर में भी पढ़ा था, वहां पे भी हमने लूप यूज किया था। तो काउंटर ही वो वेरिएबल होता है जो लूप के फ्लो को कंट्रोल करता है या लूप को अल्टीमेटली कंट्रोल करता है। उसके बाद गाइज डू होता है। डू के अंदर बॉडी ऑफ लूप होती है और बॉडी ऑफ लूप मतलब ही जो चीज आपको रिपीट करनी है। और ALP के प्रोग्राम में होंगे इंस्ट्रक्शन टू बी रिपीटेड, जिसे आपको रिपीट करना है वो। और इमीडिएटली उसके नीचे जो चीज रिपीट होनी है उसके बाद होता है गाइज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। किस चीज का? काउंटर का, यानी लूप वेरिएबल का। और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर काउंटर का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा नहीं तो इनिशियल वैल्यू वैसी की वैसी फिक्स रहेंगी और हमारा लूप फॉरएवर चल सकता है। तो हमें वैसा रिस्क नहीं लेना है, इसलिए आपको काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ता है। बट सिर्फ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने से काम नहीं चलता है गाइज। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बाद आपको कंडीशन चेक करनी पड़ती है और कंडीशन चेक करने के लिए डू व्हाइल में व्हाइल नाम की चीज होती है, उसके अंदर आपको कंडीशन लिखनी पड़ती है और कंडीशन के अंदर अगेन गाइस काउंटर वेरिएबल अपीयर होना चाहिए। जो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया है काउंटर का, उसके बाद जो कंडीशन है हमारी वो ट्रू होंगी तो ये स्ट्रक्चर हमारा रिपीट होगा जो भी हमने बनाया है। और कभी ना कभी गाइस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते करते वो कंडीशन फॉल्स हो ही जाएंगी और हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये सिंटैक्स है, हमने C++ में पढ़ा है। क्यों ना इसका एग्जाम्पल देखा जाए गाइस। देखो जो भी मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ऑफ कोर्स इसे आपको वॉइड मेन के अंदर वगैरह लिखना है, तो फिलहाल मैं वैसा कुछ लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट हम स्टेप लिख रहे हैं। जैसे कि पहली स्टेप है इंटीजर i = 1। तो i जो मैंने रेड कलर में लिखा है ना,
वो हमारा काउंटर वेरिएबल है, मान लो कि उसकी इनिशियल वैल्यू 1 है। इसके बाद मैं डू लिख रहा हूँ और देखो गाइस क्या चीज रिपीट करनी है, मैंने लिखा है यहाँ पे सी आउट हेलो। सी आउट क्या करता है, इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, तो ऑफकोर्स कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट होना है। अगर मैं डू लिखता भी नहीं तो भी वो चीज प्रिंट होने ही वाली थी। अब इसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, आई प्लस प्लस, यानी गाइस मैं यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और डू को यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएंगी, 2 बन जाएंगी, इतना आपको पता है। और इसके बाद मैं कंडीशन बनाता भी हूँ और यहाँ पे टेस्ट भी करता हूँ, जैसे कि वाइल i लेस देन इक्वल टू 5। तो जरा पुट करो बड़ा वैल्यू, i की वैल्यू 2 रही, 2 लेस देन 5, यस कंडीशन हमारी ट्रू है। और अगेन गाइज ये डू वाला स्ट्रक्चर हमारा रिपीट होगा, अगेन कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ड प्रिंट होगा। ऐसे करते करते पता है गाइज ये कब तक रिपीट होते जाएगा, वन टाइम ऐसा होगा कि i की वैल्यू 5 रहेंगी और 5 प्लस प्लस कितना हो जाएगा 6, और 6 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी और हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा। तो ये कंडीशन कभी ना कभी फॉल्स होने वाली है, इसी तरीके से हमने यहाँ पे बनाई है। यानी अल्टीमेटली कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर आपको 5 टाइम्स ऐसा हेलो दिखेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने पहला एग्जाम्पल बनाया है ना, वो इंक्रीमेंट करके बनाया है, यानी कि आई की इनिशियल वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट करते करते उसके हाईएस्ट लिमिट तक मैं लेके गया और इस तरीके से हमारा लूप वर्क करेगा और कभी ना कभी टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखो गाइज ये जो लूप है ना, इसको आप उल्टा बना सकते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट का भी आप यूज करके लूप को बना सकते हैं। तो वो एग्जाम्पल देखते हैं हम सेकंड वाला। और देखो गाइज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर i इज इक्वल टू 5, यानी मैंने हाईएस्ट लिमिट पहले ही डिसाइड कर ली है कि i में 5 स्टोर है, यानी कि अल्टीमेटली उल्टा लूप है। और यहाँ पे भी हम सेम स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, हम हेलो ही प्रिंट करने वाले हैं, बट ये हेलो प्रिंट करने के बाद मैं i माइनस माइनस कर रहा हूँ, यानी कि उल्टी काउंटिंग कर रहा हूँ ना गाइस। यहाँ पे सीधी काउंटिंग थी 1 से लेकर 5 तक, यहाँ पे हम 5 से लेकर माइनस जाएंगे तो भी सेम ही तो काउंट होगा ना गाइस। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो मैंने यहाँ पे डू को कर दिया है कंप्लीट। और अब जरा सोचो, आपको उल्टी काउंटिंग करनी है, तो आई की वैल्यू 5 रहेंगी, 4 रहेंगी, 3 रहेंगी, 2 रहेंगी, 1 रहेंगी, तो टोटल हो गया 5 काउंट। तो इसके बाद आई को अगर आप फिर से डिक्रीमेंट करते हैं तो 0 बन जाएगा, यानी अल्टीमेटली जब आई की वैल्यू 0 हो जाएंगी तब आपको रुक जाना है, या अगर आई की वैल्यू 0 से बड़ी रहती है तो आपको इस लूप को रिपीट करते रहना है। तो हमने क्या पहली वाली कंडीशन यहाँ पे बनाएंगे और वो है i नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब तक i की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है तब तक ये लूप क्या करो गाइस, रिपीट करते जाओ, दैट्स इट। तो अब देखो इसकी वर्किंग भी देख लेते हैं, क्योंकि इसी से जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है ना, उसी से इंस्पायर होके हम जो हमारे ALP वाला लूप है वो हम बनाएंगे। तो देखो गाइज यहाँ पे क्या होता है, इनिशियली i की वैल्यू रहती है 5, हम डू के अंदर आए और कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट हो गया, बिना कंडीशन चेक किए, बिना डिक्रीमेंट किए हेलो यहाँ पे एक बार कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया। इसके बाद पता है i माइनस माइनस है, तो पता है क्या हो जाएगा, i की वैल्यू इस स्टेप में हो जाएंगी 4, और यहां से हम बाहर निकलेंगे और यहाँ पे कंडीशन में वैल्यू पुट करेंगे। जरा पुट करो, i की वैल्यू क्या है 4 और 4 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। तो पता है हम यहाँ से फिर से ऊपर जाएंगे, लूप का वही तो मतलब है गाइस, यहाँ से आप फिर से ऊपर जाते हैं और देन अगेन ये स्टेप फिर से रिपीट होती है। तो अगेन गाइस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट हो जाएगा, इसके बाद फिर से i माइनस माइनस हो जाएगा, तो i की वैल्यू होंगी 3 और फिर से हम वाइल में आएंगे, तो 3 नॉट इक्वल टू 0, अगेन कंडीशन ट्रू है, तो फिर से ऊपर जाएंगे, फिर से हेलो प्रिंट होगा, फिर से i माइनस माइनस, तो i की वैल्यू अब क्या होगी 2, 2 नॉट इक्वल टू 0, यस, और उसके बाद हम फिर से ऊपर जाएंगे तो फिर से हेलो प्रिंट हुआ, इसके बाद फिर से i माइनस माइनस हुआ, तो i की वैल्यू अब क्या होगी 1 एंड 1 नॉट इक्वल टू 0, यस, और उसके बाद फिर से हम ऊपर गए तो फिर से हेलो प्रिंट हुआ, और अब फिर से देखो गाइस क्या हुआ, i माइनस माइनस हुआ। तो देखो अब i की वैल्यू क्या हुई है, 0 हुई है, और हम नीचे आए और वैल्यू पुट करके देखो 0 नॉट इक्वल टू 0, और अब की बार गाइस कंडीशन फॉल्स हुई है, 0 इक्वल टू 0 है, 0 नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, यानी अल्टीमेटली जितनी बार हमको वो प्रिंट करना था हेलो ये सेंटेंस, वो प्रिंट हुआ। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि इस एग्जाम्पल का आउटपुट भी यही है गाइज और इस एग्जाम्पल का आउटपुट भी यही है। तो अल्टीमेटली हम लूप में से बाहर निकल गए। तो ऐसी वर्किंग है हमारे सेकंड एग्जाम्पल की। पता है गाइज ये जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं ये सेम एग्जाम्पल आप वाइल लूप से बना सकते हैं, फॉर लूप से बना सकते हैं, और डू वाइल से तो हमने बनाया ही है। इसके अलावा भी हमारे C++ में गाइज ऐसी एक अरेंजमेंट है, ऐसा एक हमारे पास टूल है या कीवर्ड है जिसका यूज करके हम लूप बना सकते हैं, और वही हम अब देखने वाले हैं। देखो गाइज सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं, बस हम इसको रेफर करने के लिए कि ऐसी चीज हम किस तरीके से बना सकते हैं। देखो गाइज क्या कर रहे हैं हम,
मैंने i इज इक्वल टू 5 इनिशलाइज किया है। ओके, हो गया, i की वैल्यू 5 हो गई है। इसके बाद देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, सी आउट हेलो लिख रहा हूँ। अगर इतने ही 2 सेंटेंस अगर मैं लिखूँ और रन करूँ तो कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर जस्ट हेलो प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं i माइनस माइनस करूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट i की वैल्यू 4 हो जाएंगी और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। बट देखो गाइस, मैं जिस टूल की बात कर रहा हूँ उस टूल का नाम है GoTo। C++ का GoTo यानी गाइस हमारे ALP का जंप पता है ना कहाँ पे लगाई जाती है, पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर। अब C++ में आपको कहाँ पे एड्रेस मिलने वाले हैं गाइस, है क्या नहीं? तो उसकी जगह हम लेबल यूज करते हैं। तो अप, मैंने यहाँ पे जस्ट अप लिखा है। इसके पहले हम स्किप लिख रहे थे, डाउन लिख सकते हैं, नेक्स्ट लिख सकते हैं, अप लिखा है क्योंकि मुझे जंप नीचे नहीं गाइस ऊपर लगानी है। प्रोग्रामिंग में जंप सिर्फ नीचे लगाया जाए ऐसा थोड़ी रूल है, आप जंप ऊपर भी लगा सकते हैं। देखो गाइस, मैं जंप कहाँ पे लगा रहा हूँ, जहां पे लेबल आप लिखोगे वहां पे जंप जाएंगी। और देखो मैंने जंप ऊपर लगाई है। यानी अब फिर से ये 4 सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। i की वैल्यू हमारी 5, ओके गाइस, और देन हम यहाँ पे आए, सी आउट के ऊपर, कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट हो गया। i माइनस माइनस हुआ, i की वैल्यू 4 हुई और यहाँ पे लिखा है गो टू अप, तो आप ऊपर चले गए। फिर से हेलो प्रिंट हुआ, माइनस हुआ, नीचे आए, गो टू अप, आप ऐसे ऊपर चले जाते जाओगे। ऊपर गया है तो नीचे आप आएंगे। बट आप देख पा रहे हो गाइस, यहाँ पे आप जितनी बार ये कोडिंग पढ़ोगे और जब जितनी बार इसे रन करोगे आपको पता चलेगा कि हेलो हमेशा के लिए प्रिंट होगा, भले ही i की वैल्यू कितनी बार भी माइनस क्यों ना हो। तो गाइज ये जो मैंने गो टू लिखा है ना, ये अनकंडीशनल जंप है, मतलब बिना कंडीशन टेस्ट किए हम जंप कर रहे हैं। हेलो प्रिंट हुआ, नीचे आए, ऊपर जाओ, हेलो प्रिंट हुआ, नीचे आए, ऊपर जाओ, मतलब ये लूप हमेशा के लिए चलते जाएगा। और ऐसे लूप को बोलते हैं इन्फिनाइट लूप। हमें ऐसा लूप नहीं बनाना है। एक आधी बार प्रोग्राम में ऐसा रहता है, चलता है कि आपको अनकंडीशनल जंप लगानी पड़ती है, बट इस प्रोग्राम की डिमांड तो नहीं थी। तो आपको इस गो टू को कंट्रोल करना है, और किसी चीज को कंट्रोल करना है मतलब आपको कंडीशन लगानी है। तो देखो मैंने इफ का यूज करके इस गो टू को कंट्रोल किया है, तभी जाके हमारा ऐसा डू वाइल वाला लूप यहाँ पे बनता है। तो अब नहीं क्या, फिर से इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और वाइल की जगह जस्ट मैंने यहाँ पे इफ लिखा है और स्ट्रक्चर को गो टू से बनाया है। दैट्स इट गाइज। अगर आप इसकी वर्किंग टेस्ट करोगे तो i की स्टार्टिंग की वैल्यू 5, हेलो प्रिंट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जब अब इनकाउंटर्ड होगा ना, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है गाइज। जब तक आप गो टू के पास नहीं जाओगे तब तक इस अप का कोई मीनिंग नहीं है। अब i माइनस माइनस होगा, i की वैल्यू 4 हो जाएंगी। कंडीशन में पुट करो गाइज, इफ i नॉट इक्वल टू 0, वैल्यू तो पुट करो, 4 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है तो गो टू अप, आप ऊपर जाओगे, फिर से हेलो प्रिंट होगा, फिर से i माइनस माइनस होगा, i की वैल्यू 3 हो जाएंगी, 3 नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसमें आप पुट कर रहे हैं वैल्यू, कंडीशन ट्रू है तो फिर से अप जाओगे। इसके बाद फिर से i की वैल्यू 2 हो जाएंगी। ऐसे करते करते i की वैल्यू 1 हो जाएंगी और एक स्टेज में i की वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगी। तो कंडीशन में वैल्यू पुट करोगे 0 नॉट इक्वल टू 0, तो गो टू अप वाली स्टेटमेंट होंगी नहीं और हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हम अल्टीमेटली लूप के बाहर निकल जाएंगे। अगर आप इसकी वर्किंग देखोगे साइड बाय साइड और इसकी वर्किंग देखोगे तो दोनों की दोनों गाइस सेम वर्किंग है। तो आप ऐसा भी लूप बना सकते हैं, यानी C++ में हमारे पास 4 वे हैं लूप क्रिएट करने के। तो उसमें से कौन सा वे हमें फॉलो करना है ALP में, तो ये जो हमारा लास्ट वाला है ना गाइज, उसको आपको फॉलो करना है। ये सबसे सूटेबल तरीका है हमारे ALP में लूप बनाने का। तो हमें गाइज जस्ट गो टू के जगह पे जंप वाले इंस्ट्रक्शन यूज करने हैं। ये दोनों मिला के हमारा एक इंस्ट्रक्शन बनता है और आपको तो पता ही है वहां पे कंडीशन किससे बनती है, फ्लैग से बनती है। और फ्लैग भी एक ही यूज करेंगे हम, वो भी जीरो फ्लैग का यूज करके हमें वहां पे सब कुछ कंडीशन टेस्ट करनी है और लूप बनाने हैं। आई होप सो कि आपको ये सब कुछ समझ गया होगा। अगर ये समझाना गाइज तो ALP के लूप बनाना बहुत ही इजी बात है। सो गाइज चलो बढ़ते हैं हमारे ALP के लूप के तरफ कि वहां पे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये चीजें हम हटा देते हैं और देखो गाइज मैं पहली स्टेप क्या लिख रहा हूं, MVI B,05H। तो आप समझ ही गए होंगे कि एक प्रकार का इनिशियलाइजेशन है। मैंने B में 05H स्टोर किया है। अब तक हम I नाम का वेरिएबल यूज कर रहे थे ना, हम अभी B नाम का वेरिएबल यूज कर रहे हैं। तो हम जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे मैक्सिमम इसके आगे हम जनरली जो काउंटर वेरिएबल है उसके लिए B नाम का वेरिएबल यूज करेंगे। वैसे दूसरे भी कर सकते हैं बट B यहाँ पे ज्यादा सूट करता है। तो इससे क्या हुआ, B में 05 स्टोर हो गया, यानी कि B इनिशियलाइज हो गया। इसके बाद देखो क्या कर रहा हूं मैं, MVI A,01H कर रहा हूं। ऐसे ही अब देखो यहाँ पे कोई सी आउट वगैरह स्टेटमेंट तो होते नहीं, उसके जगह हमें मेमोरी लोकेशन और नंबर का ही यूज करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक्यूमुलेटर में 01H स्टोर किया है। दैट्स इट गाइस, और कुछ नहीं किया है।
तो अल्टीमेटली ए में यहाँ पे 01 स्टोर हो गया। और इसके बाद देखो एलेक्सा HC000H ऐसा मैंने पॉइंट किया है, मतलब कि HL को मैंने इनिशियलाइज किया। और आप तो जानते ही गए जिससे क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट हो जाता है, ये हमारा लोकेशन है और वो लोकेशन M बन जाता है ना। अल्टीमेटली HL इसे पॉइंट कर रहा है, यानी कि M बनाने का ये तरीका है। इसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मूव M, A, तो A में क्या स्टोर है 01 और मैं कहाँ पे भेज रहा हूँ M में, तो यहाँ पे ये 1 जाके स्टोर हुआ है, यानी कि अल्टीमेटली एक्यूमुलेटर की वैल्यू स्टोर हुई है। तो C++ में सी आउट स्टेटमेंट था ना, तो उसके जगह पे मैंने एक्यूमुलेटर की वैल्यू किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है, इस स्टेटमेंट को मुझे रिपीट करना है, ये सोच के मैंने ये थोड़ा सा प्रोग्राम यहाँ पे बनाया है। आई होप सो कि आपको ये समझ जाएगा। तो अब देखो गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद मैंने लिखा INX-H, जस्ट ऐसे लिखा। तो INX-H से क्या होता है, HL के कंटेंट एक से बढ़ते हैं, तो अब HL इसे पॉइंट कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसके बाद के लोकेशन को पॉइंट करेगा, किसके वजह से, INX-H की वजह से। तो क्या M ऊपर रहेगा, क्या नहीं, M यहाँ पे नीचे आ जाएगा। बस INX-H से ये हुआ है, इतना मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो इसके बाद की जो स्टेप लिखी है ना, वो लिखी है मैंने DCR-B, यानी कि ये डिक्रीमेंट है, जैसे I- है ना, वैसे ये B- ऐसा समझो। तो अगर B की वैल्यू इनिशियल 5 है, तो फर्स्ट टाइम अगर DCR-B करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0, 4 मिलेगा। और यही से तो हमें गाइस प्रोग्राम को कंट्रोल करना है। तो प्रीवियस एग्जाम्पल में जब तक I की वैल्यू 0 नहीं हुई थी तब तक हमने चीजों को रिपीट किया था। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में I की जगह B ने ली है, तो अल्टीमेटली जब तक B की वैल्यू 0 नहीं होती है, जो स्टेप आपको रिपीट करनी है वो आप यहाँ पे स्टेप रिपीट कर सकते हैं। बट कैसे करेंगे, जंप लगा के। और देखो गाइस मैं कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा हूँ, JNZ अप तो लेबल है, इंस्ट्रक्शन का नाम है JNZ। और Z फ्लैग हमारा यानी कि 0 फ्लैग बाकी फ्लैग से थोड़ा सा अलग है। बाकी जितने भी फ्लैग है ना, वो एक्यूमुलेटर में कौन सी वैल्यू आई है उस हिसाब से सेट रिसेट होते हैं। Z अकेला ऐसा फ्लैग है कि उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन यूज हुआ है उसके अंदर अगर किसी रजिस्टर की वैल्यू अगर 0 होती है या नहीं होती है, उस हिसाब से भी वो सेट रिसेट होता है। यानी कि ये सिर्फ एक्यूमुलेटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है गाइज, बाकी रजिस्टर के अंदर कौन सी वैल्यू आई है, यानी कि इंस्ट्रक्शन यूज करने से पहले उसके ऊपर वाले इंस्ट्रक्शन में क्या हुआ है उसकी वैल्यू ये कंसीडर करता है। तो JNZ के ऊपर कौन सा इंस्ट्रक्शन है, B वाला इंस्ट्रक्शन है। तो अगर B की वैल्यू 0 होंगी गाइज तो ये फ्लैग सेट होगा। अगर B की वैल्यू 0 नहीं हुई तो ये फ्लैग हमारा सेट नहीं होगा। और एक बार तो भी कभी ना कभी B की वैल्यू 0 होंगी ना गाइज, हम DCR-B करने वाले हैं, तो अब जाके फ्लैग सेट हो गया। अल्टीमेटली आपको जंप कब लगानी है पता है गाइज, जंप इफ B इज नॉट 0। अगर B 0 नहीं हुआ तो आपको जंप लगानी है। बस कहाँ पे लगानी हम डिसाइड करेंगे। तो ये तो हमारे लिए मीनिंग है गाइज कि B जब तक 0 नहीं होता है तब तक आपको जंप लगाती जानी है, बट इंटरनली सब कुछ कंट्रोल हमारा ये फ्लैग कर रहा है, यानी कि आपको जंप करना है। ये JNZ का मतलब होता है जंप इफ Z इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब गाइज यहाँ पे रीसेट होना। नहीं तो आप बोलेंगे सर B में 0 नहीं हुआ और आपने 0 Z में कैसे लिख लिया। ये 0 यानी बस ऑन और ऑफ वाला है गाइज, मतलब कि हमारा 0 फ्लैग ऑफ है, यानी कि डिसेबल है, यानी कि रीसेट है, अब तक ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसी का मतलब अब तक B के कंटेंट 0 नहीं हुए हैं, उसका ऐसा मीनिंग होता है। यानी अल्टीमेटली गाइज हमारा अगर B के कंटेंट 0, 4 है, यानी कि 0 नहीं हुए हैं, तो ये फ्लैग रीसेट हुआ है। B की वैल्यू और Z के वैल्यू का थोड़ा सा अलग कनेक्शन है। जब तक यहाँ पे 0 नहीं होगा तब तक यहाँ पे 1 नहीं होगा। यहाँ पे 0 नहीं है इसलिए चीज एक्टिवेट नहीं है, रीसेट है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। आई होप सो कि आपको 0 फ्लैग अच्छे से पता हो, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज होने के चांसेस हैं। अगर कंफ्यूज होते हैं गाइज तो बस ये पहला वाला स्टेटमेंट याद रखो कि जब तक B की वैल्यू 0 नहीं होती है तब तक हमारा ये प्रोग्राम रिपीट होते रहेगा। तो अल्टीमेटली अब जंप आपको कहाँ पे लगानी है, देखो गाइज पूरा सेटअप यहाँ पे रेडी है। INX-H के वजह से हम यहाँ पे आए हैं C001H के ऊपर, और अब नहीं क्या मैं चाहता हूं कि इसमें फिर से एक्यूमुलेटर की वैल्यू स्टोर हो। फिर से एक्यूमुलेटर की वैल्यू स्टोर हो तो कौन सा इंस्ट्रक्शन जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू स्टोर कर रहा है इस मेमोरी लोकेशन में, मूव M, A। तो देखो मैंने अब कहाँ पे लगाया है, यहाँ पे लगाया है। तो अब आपको जाके थोड़ा सा रियलाइज हुआ होगा कि हमारे प्रोग्राम की डिमांड क्या है। मैं क्या चाहता हूं कि एक्यूमुलेटर में जो 01 स्टोर है वो 5 लोकेशन के ऊपर स्टोर हो जाए। कहां से लेकर, C000H से लेकर जितना आगे बढ़ता है उतना। तो हार्डली लोकेशन कितने हैं गाइस, 5 टाइम से रिपीट करना है, तो हार्डली 5 लोकेशन वहां पे सिलेक्ट होने वाले हैं और वहां पे डेटा हमारा स्टोर होने वाला है। तो देखो मूव M, A के वजह से, जंप लगाने के वजह से उसके ऊपर 01H यहाँ पे स्टोर हो गया। इस
इस इंस्ट्रक्शन की वजह से। इसके बाद गाइज अगर हम ऊपर गए हैं तो हम नीचे आएंगे ना, तो ये स्टेप होने के बाद अब ऊपर ऊपर नहीं जाओगे ना, नीचे नीचे आओगे, तो इसके बाद INX H होगा। तो INX H होगा तो अब हमारा M नेक्स्ट वाले लोकेशन को पॉइंट करेगा। अब DCRB फिर से होगा, तो देखते जाओ गाइस, B की वैल्यू 03 हो गई। क्या Z फ्लैग हमारा एक्टिवेट हुआ है? नहीं हुआ है, इसलिए मैंने Z इज इक्वल टू 0 ही रखा है। तो जंप लगेंगी ना, क्योंकि जंप का कंडीशन क्या है? जंप इफ B इज नॉट 0, B 0 नहीं हुआ है, Z फ्लैग हमारा सेट नहीं हुआ है, तो जंप करेगा तो मूव M, A है, तो अगेन इसके ऊपर 01 स्टोर होगा। जैसे ही 01 स्टोर हो गया INX H हुआ, तो देखो हमारा नेक्स्ट लोकेशन अब M बन गया है। अगेन DCRB हुआ है, तो अब 02 हुआ है, बट 0 तो नहीं हुआ है ना, इसलिए Z हमारा 0 ही रहा। तो जंप लगेगी ना, जंप यस लगेंगी, जंप लगती है तो इस लोकेशन के ऊपर फिर से 01 स्टोर हो जाएगा। दैट्स इट। अब देखो फिर से INX H हुआ गाइस, तो अब हमारा M पॉइंट कर रहा है इस लोकेशन के ऊपर, फिर से DCRB हुआ, तो अब B की वैल्यू हो गई 01। अच्छे से देखना, बट 0 तो नहीं हुई ना, 1 हुई है, 0 थोड़ी हुई है, तो Z फ्लैग हमारा रीसेट ही है। अगर Z फ्लैग रीसेट है तो जंप करना ही है, फिर से मूव M, A होगा और यहाँ पे स्टोर होगा 01H। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके 5 नंबर स्टोर हो गए तो प्रोग्राम एकदम से टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं, बाकी स्टेप भी तो होने ही वाली है। तो INX H फिर से होगा गाइस, ठीक है, और नेक्स्ट लोकेशन को M पॉइंट करेगा, भले उसमें वैल्यू स्टोर होंगी नहीं होंगी हमें नहीं पता, बट वो पॉइंट करेगा। अब देखो गाइस DCRB फिर से हुआ, तो B की वैल्यू 00 हो गई, और 00 होना मतलब Z फ्लैग हमारा सेट होना। पहले के वैल्यू के लिए Z फ्लैग सेट नहीं हुआ था, अब Z में 1 स्टोर होना ये इंडिकेट करता है कि जो B के कंटेंट है हमारे वो क्या बन गए हैं? 0 बन गए हैं। यही तो खास बात है हमारे फ्लैग की। तो अगर 0 बन गए हैं B के कंटेंट, तो क्या जंप लगेगी? जंप की कंडीशन क्या है पता है? अगर Z में 0 है, तो Z में 0 था तो जंप लग रही थी, अब Z में 1 है, देयरफॉर गाइज ये हमारा फ्लैग सेट हुआ है, सो जंप नहीं लगेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू जंप। अब जंप नहीं लगेंगे गाइज, इतना आपको ध्यान में रखना है। और इस तरीके से बनाते हैं लूप, और प्रोग्राम को कर दो टर्मिनेट। अब मैंने यहाँ पे हॉल्ट लिख दिया। सो गाइज ये है हमारा तरीका ALP में लूप क्रिएट करने का। तो क्या इसमें भी काउंटर वेरिएबल यूज हुआ? यस गाइज हुआ है। तो हियर B इज अ काउंटर वेरिएबल। तो आप कहेंगे सर इनिशियलाइजेशन कहाँ पे हुआ है? तो जो हमारी पहली स्टेप थी ना, ये हमारी इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल की स्टेप थी। हमने इनिशियल वैल्यू उसकी 5 लिखी थी। तो क्या डिक्रीमेंट हुआ है? यस गाइज डिक्रीमेंट हुआ है इस स्टेप के ऊपर, उसका डिक्रीमेंट हुआ है DCRB का यूज करके। ऑफ कोर्स 1 से डिक्रीमेंट होता है। तो आप कहेंगे बॉडी ऑफ लूप कौन सी थी? तो पता है गाइज मूव M, A और INX H ये हमारी बॉडी ऑफ लूप थी। यही तो चीजें बार बार रिपीट हो रही थी। तो आप कहेंगे कंडीशन कहाँ पे है? तो जो पिंक कलर में JNZ लिखा है ना गाइज, यही तो हमारी कंडीशन है। अगर इसे अच्छे से देखा जाए और B के साथ उसे अगर अटैच कर दिया जाए तो हमारी कंडीशन है रिपीट स्टेप्स वाइल B नॉट इक्वल टू 0। जब तक B की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है तब तक ही हमारा लूप चलते रहता है। सो गाइज ऐसे बनाते हैं हमारे ALP के अंदर लूप। आई होप सो कि आपको समझा होगा। अगर गाइज आपको ये टॉपिक समझ गया है कि कैसे लूप बनाते हैं, उसकी वर्किंग कैसी है, तो आगे के टॉपिक आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। फिर भी इस प्रोग्राम में थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने सेम कोडिंग रखी है गाइज, वही कोडिंग यहाँ पे रखी है। किसी ने पूछा ये प्रोग्राम क्या करता है, तो ये इस लोकेशन से स्टार्ट होके उसमें 01 स्टोर करता है, इतना फिक्स है। सो इसमें मैं कुछ एक इंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ, जरा अच्छे से देखना मैं इंस्ट्रक्शन कौन सा लिख रहा हूँ गाइज। INR A लिखा है, किसके बाद लिखा है? मूव M, A के बाद। यानी कि अब 3 इंस्ट्रक्शन हो गए जो बार बार रिपीट होंगे, मूव M, A, INR A और INX H। अगर आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ऑफ कोर्स वो लूप हमारा 5 टाइम्स चलेगा। थोड़ी सी कुछ एडिशनल चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि क्या हमेशा यहाँ पे B ही रहेगा? क्या दूसरा वेरिएबल नहीं रह सकता? यस गाइज रह सकता है। अगर वो रजिस्टर एंगेज नहीं किसी और काम में तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे A नहीं ले पाओगे ना गाइज, क्योंकि A दूसरे काम में एंगेज है। आप H और L नहीं ले पाओगे क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और को पॉइंट कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे D लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। जो हमारे रजिस्टर फ्री है उसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट मैंने जानबूझ के B सिलेक्ट किया है। C क्यों नहीं सिलेक्ट किया पता है? C तो मैच करता है ना गाइस काउंटर से, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं आगे जाके जहाँ पे C का यूज हम कैरी करके करते हैं। तो कैरी के लिए मैंने वहां पे डेडिकेट कर लिया है कि अगर मुझे कैरी स्टोर करनी है तो मैं C रजिस्टर का यूज करूंगा। HL का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए
m बनाता है तो हम वो यूज नहीं कर पाएंगे एज अ काउंटर। और a भी तो नहीं ना गाइज, a भी तो बहुत बार रिजल्ट वगैरह स्टोर करता है हमारे प्रोग्राम में, उसका इसलिए हमने उसको नहीं किया, यहाँ पे लिखा नहीं है, उसको अलग टास्क हम देते हैं। आप चाहे तो d और e का भी यूज कर सकते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है पता है गाइज, वो जो d e होती है ना वो भी एज अ पेयर होती है और किसी ना किसी लोकेशन को वो पॉइंट कर सकती है, इसलिए मैंने उसको भी छोड़ दिया है। तो एक ही रजिस्टर मुझे खाली पीली लगा और वो है b, इसलिए मैं इसका यूज करता हूं। बट अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम गाइज, आपके थोड़े से प्रोग्रामिंग सेंस के हिसाब से आप यहाँ पे दूसरे वेरिएबल भी ले सकते हैं। ओके, ये डाउट नहीं रहना चाहिए। अब रही बात, मैंने यहाँ पे a क्यों लिखा है गाइज, a से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, कुछ हमको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन वगैरह करने हैं तो वो डायरेक्ट a के ऊपर अप्लाई होते हैं ना, तो a हमारा स्पेशल है, रिजल्ट स्टोर करता है, तो क्यों ना इनिशियल वैल्यू वगैरह यहाँ पे स्टोर कर लिए जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे a लिखा है। तो आगे आगे आपको समझेगा कि a वगैरह क्यों लेना चाहिए। तो अब देखो इस प्रोग्राम को अगर आप रन करते हैं तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया, b में 05 स्टोर होना, a में 01 स्टोर होना, और ये एलेक्सा h को तो आपको पता ही है गाइज, ये m यहाँ पे बन गया है। तो अब नहीं क्या, इस लोकेशन के ऊपर a की वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, तो a में इनिशियल वैल्यू क्या है 01 यहाँ पे स्टोर हो गए। इसके बाद जरा देखो क्या लिखा है मैंने, INR a लिखा है, तो अल्टीमेटली a की वैल्यू 1 से बढ़ गई। मनी मन में सोचो क्या हो गई वैल्यू गाइस, a की वैल्यू 02 हो गई, 01 से 02 हो गई। एनेक्स h करेंगे तो m हमारा नीचे आएगा, DCRB से b की वैल्यू 04 हो जाएंगी, 0 तो नहीं होंगी ना, तो जंप लगेंगी और अब यहाँ पे मूव m, a होगा। तो जरा सोचो इस लोकेशन पे क्या स्टोर हो रहा है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू, बट इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर की वैल्यू यानी यहाँ पे क्या स्टोर होगा 02 स्टोर होगा जब हमारा लूप सेकंड टाइम चलेगा। ऐसे करते करते ना गाइस यहाँ पे 03 भी स्टोर होगा, 04 भी होगा एंड 05 भी होगा, यानी जैसे ही हमारा लूप 5 टाइम्स चल जाएगा अल्टीमेटली कभी ना कभी b की वैल्यू 0 हो जाएंगी और हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सो यहाँ पे जो मैंने प्रोग्राम लिखा है ना गाइस, पता है किस बात का प्रोग्राम है ये, किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर सीरियली नंबर स्टोर करना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू जो भी आपको लिमिट दी गई है उस हिसाब से। अब 5 की जगह कुछ और भी रह सकता है ना, उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू स्टोर होंगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ऐसे प्रोग्राम आते हैं एग्जाम में और इसी के ऊपर सच में प्रोग्राम है, आगे हम स्टडी करने वाले हैं। तो कुछ और एडिशनल चीजें हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो हम काउंटर की वैल्यू सिलेक्ट करते हैं ना गाइस, अल्टीमेटली प्रोग्रामिंग में हम जो भी वैल्यू लेते हैं ना वो हमेशा हेक्साडेसिमल में होती है। तो वही पॉइंट हम यहाँ पे नोट करते हैं। इन ALP इनिशियलाइज काउंटर यानी कि हमारे प्रोग्राम में रजिस्टर भी विथ हेक्साडेसिमल वैल्यू ओनली, यानी हमको पता है क्या होता है, एज अ प्रोग्रामर हम ज्यादातर नहीं कर डेसिमल में सोचते हैं और हम तो नए प्रोग्रामर है तो हमें आदत होती है डेसिमल में सोचने की। सो गाइज आपको यहाँ पे जब वेरिएबल की वैल्यू असाइन करनी है तो जो वैल्यू सोचनी है ना वो हेक्साडेसिमल में सोचनी है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रोग्राम के हिसाब से वैल्यू चेंज होती है, प्रोग्राम में बताया जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए। तो देखो गाइज एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इफ वी वांट टू रिपीट लूप फॉर 10 टाइम्स, अगर मुझे कोई लूप 10 टाइम रिपीट करना है, व्हाट विल बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ रजिस्टर बी। इस प्रोग्राम से कंपेयर करोगे तो ये लूप 5 टाइम चला था, मैं चाहता हूं कि एक लूप 10 टाइम चले, तो क्या आप ये सोच रहे गाइस कि बी की वैल्यू 10h होनी चाहिए कि 10 टाइम लूप चलना चाहिए, मतलब यहाँ पे 10h लिखना चाहिए? तो अगर आपने ऐसा सोचा है तो आपने गलत सोचा है। तो आपको पहला पॉइंट फिर से ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनिशियलाइज काउंटर विथ हेक्साडेसिमल वैल्यू ओनली। 10 टाइम्स ये जो मैंने क्वेश्चन में पूछा है ना वो डेसिमल में है गाइस, मतलब कि जनरल थिंग है, किसी चीज को आपको 10 टाइम रिपीट करना है। बट जब आपने बी की वैल्यू यहाँ पे 10h असाइन की तो ये हेक्साडेसिमल का 10 है, ना कि हमारे डेसिमल का। तो डेसिमल का 10 हेक्साडेसिमल में कैसे दिखता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पता है आपको क्या करना चाहिए गाइस, b इज इक्वल टू 0ah आपको असाइन करना है, यानी कि डेसिमल वैल्यू को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना आना चाहिए या एटलीस्ट समझना चाहिए कि डेसिमल का 10 यानी हेक्साडेसिमल का 0a होता है। अगर आप इस 5 की जगह 0a लिखोगे ना गाइस तब जाके हमारा ये लूप 10 टाइम्स रिपीट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। सो हम कुछ यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं फिर से, जैसे कि 10 इन डेसिमल 0 इन हेक्साडेसिमल होता है। तो रही बात कि ये लिखने से कितनी बार लूप रिपीट होगा पता है गाइस आपको, 10 इन हेक्साडेसिमल ये 16 होता है डेसिमल का। अगर आप b की वैल्यू यहाँ पे 10 कर दो ना तो 16 टाइम लूप चलता है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट कुछ और भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि अगर 20 टाइम्स अगर लूप आपको रिपीट करना है,
हो सकता है ऐसा कोई प्रोग्राम आ गया है तो पता है आपको b की वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी 14। ऐसा भी प्रोग्राम आएगा आगे जाके कि आपको एक लूप 100 टाइम रिपीट करना है, ऐसा कहीं ना कहीं लिख के रहेगा या इनडायरेक्टली आपको निकालना पड़ेगा। तो पता है आपको क्या करना पड़ता है गाइस, पता है b की वैल्यू 64h ऐसी असाइन करनी पड़ती है। हेक्साडेसिमल का 64 मतलब डेसिमल का 100 होता है, आप चाहे तो कन्वर्ट करके देख सकते हैं। वैसे ही गाइस अगर आपको कोई लूप 15 टाइम चलाना है तो आपको हेक्साडेसिमल में 0f लिखना पड़ेगा b की वैल्यू। सो गाइस ये जो बातें हैं ना वो एक्सपीरियंस से आती है, आप कितने प्रैक्टिस करते हैं उस हिसाब से आपको ये पता चलता है। समटाइम्स हमारे से कुछ मिस्टेक हो जाती हैं बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा आपकी मिस्टेक भी कम होती जाएंगी।